नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मिरर। दोस्तों, भारत में चुनाव और चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। अभी तक लगभग 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। इसी दौरान हम ये देख रहे हैं कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहीं न कहीं से कुछ न कुछ एक्टिविटी हो रही है। फिर वो हमारे पड़ोसी मुल्क से हो, चाहे किसी यूट्यूबर की तरफ से हो। इन्हीं बातों पर डिटेल में बात करने के लिए आज महेश जी हमारे साथ हैं। महेश जी जो हैं वो बड़ा ही ज़बरदस्त अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अग्निपथ विद महेश। और आज महेश जी ने अपने बिजी शेड्यूल में से इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ समय निकाला। महेश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंच देने के लिए। राइट। तो महेश जी, जैसा भी मैंने बताया कि चुनाव हमारे यहाँ अभी सर पर है और चुनाव की सरगर्मियाँ भी जोरों पर चल रही है। इसी दौरान हमने पिछले कुछ समय में ये ऑब्जर्व किया कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इससे रिलेटेड आप क्या सोचते हैं और आपका क्या एनालिसिस है, ये आपसे जानना चाहेंगे? राहुल भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद बुलाने के लिए। और दूसरी बात ये कि ये कोशिश तो ज़ाहिर है, चाहे वो जॉर्ज सोरोस की बात आप करें, उनकी फंडिंग की बात करें, लेकिन उसके अलावा आप ये देखिए तमाम जो पिछले दिनों में आर्टिकल आने शुरू हुए हैं, जिसमें चाहे सीधे-सीधे चुनाव प्रभावित करने की बात ना की जा रही हो, लेकिन हुँ, आप पाएँगे कि एक विभाजन डालने की कोशिश ज़रूर की जा रही है समाज में हुँ, और सरकार को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। चाहे आप ये देखें, टाइमिंग देखिए कि जैसे निज्जर वाला केस है, उसमें जो डेवलपमेंट्स की जा रही हैं, जिस तरह से सेलेक्ट मीडिया लीक्स की जा रही हैं, वॉशिंगटन पोस्ट को सेलेक्ट मीडिया लीक की गई, ऑस्ट्रेलिया में मीडिया लीक्स की गई, जी, और सब इस बात को लेकर कि कैसे भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उनकी नॉलेज में सब कुछ था कि कैसे वहाँ पे मर्डर्स करवाए जा रहे थे, या कि ऑस्ट्रेलिया से डेटा चोरी करवाया जा रहा था, और वो फॉर्मर रॉ चीफ का भी नाम लेते हैं। तो ये सब करने के पीछे दरअसल एक एजेंडा नज़र आता है कि समहाउ कट डाउन किया जाए इस सरकार की इमेज को। ऑल्सो मुझे सीरियसली ये भी लगता है कि दुनिया में इस समय बहुत से लोग इस बात से थोड़ा-सा अंडर प्रेशर फ़ील कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी पिछले दिनों में इम्प्लीमेंट की गई है। और हुँ, उसमें इतना एग्रेसिव स्टांस रहा है, उससे बहुत से लोग अनकंफर्टेबल हैं, बहुत सी कंट्रीज़ जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ भी हैं। चाहे वो हुँ, हमारे स्ट्रेटेजिक अलाइज़ हैं, लेकिन हुँ, डिस्कम्फर्ट वो भी फ़ील कर रहे हैं। और वो ये नहीं चाहते हैं प्रोबेबली कि वो लोग जो हमारे यहाँ इन चीज़ों को लीड कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो ये चाहते हैं कि अगले सेटअप में कहीं कम से कम ये कोशिश नज़र आ रही है कि अगले सेटअप में वो ना हो, ताकि बराबर। जो जो एग्रेसिवनेस है वो कहीं माइल्डर की जा सके, कम की जा सके, उसमें जो तीव्रता है वो कहीं न कहीं कम की जा सके। ये कोशिश न दूसरी तरफ आप यूट्यूबर्स को देखेंगे, तो वहाँ आप पाएँगे फॉर एग्ज़ाम्पल एक साजिद तरार आते हैं पाकिस्तानी चैनलों पर। और वो पिछले दिनों हमें ये कहानी सुना रहे थे कि देखिए नेपाल चीन की गोद में चला गया, मालदीव चीन की गोद में चला गया, भूटान चीन की गोद में चला गया, चीन तो चीन के पास ही है, पाकिस्तान पहले से ही चीन के पास है, तो भारत का दोस्त कोई आस-पास बचा ही नहीं है। साथ ही हुँ, वो कहते हैं, देखिए एलन मस्क आने वाले थे, लेकिन एलन मस्क चाइना चले गए। चाहे उसकी कहानी बैकग्राउंड की उन्होंने कुछ नहीं बताई कि दरअसल वो चाइना क्यों गए हैं। मगर वो बराबर। सिर्फ इस बात को लेकर बैठे कि भारत आ रहे थे, लेकिन भारत ना आकर चाइना चले गए हैं। यानी कि टेस्ला जो है वो वहीं चली गई, चाइना चली गई है। और उसके पीछे उन्होंने रीज़न क्या दिया कि टेस्ला की भारत में सेल पूरी नहीं हो रही है। आई मीन, हुँ, अब क्या कहा जाए, मगर दूसरी तरफ फिर वो उस बात यहाँ खत्म नहीं करते हैं। हुँ, आज टेस्ला गई है, आप देख लीजिएगा कि एप्पल एप्पल भी चला जाएगा भारत से। ये उन्होंने प्रेडिक्शन भी कर दी कि हुँ, आप दर्जन दर्जे के प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी एप्पल हमारे यहाँ जो बन रहा है वो सेकंड क्लास का बन रहा है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट कहीं बिकेगा नहीं। और मजे की बात क्या है, आप पिछले 1 साल में देखिए एप्पल की सेल 4 गुनी बढ़ी है। वो 2 नए बराबर। स्टोर और खोलने जा रहे हैं। वो इन बातों को नहीं बताएंगे, वो आपको बता के हुँ, रहे हैं कि दरअसल एप्पल भारत से जाने वाला है। ये वो कब बता रहे हैं, जब एप्पल ये कह रहा है कि हम अगले 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। हुँ, सही है। पिछले महीने उन्होंने अनाउंस किया है।
तो आप इससे कल्पना कीजिए कि किस तरह से नैरेटिव को बिल्ड किया जा रहा है। और जब ये देखा गया कि दरअसल उससे भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब पिछले कल से आप पाएंगे कि वही साजिद तरार फिर से पॉजिटिव भारत के बारे में बोलने लग गए। तो बेसिकली वो हिट एंड ट्रायल चल रहा है कि एक मेथड लगाइए, देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। पानी देखिए, पानी की धार, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, था लीजिए आप अपनी कि कितना पानी में कितनी गहराई है। और फिर अगर आपको लग रहा है डूबने का डर है, तो आप तुरंत बैकफुट पे इसलिए चले जाते हैं कि ऐसा ना हो कहीं प्लेटफॉर्म भी बंद हो जाए, लोग मुझे देखना बंद कर दें, या रिएक्शन इसका है, तो तुरंत उसको माइल्डर फॉर्म में चले जाते हैं और वापस वहीं जहाँ थे। तो इस तरह की चीजें आप देखेंगे पिछले दिनों में, एक नहीं आपको बहुत सारी नजर आएंगी, जो मीडिया में, यूट्यूब चैनल्स पर जगह जगह नजर आ रही हैं। बराबर। और इन चीजों की सीरियसनेस कितनी होती है? क्या इन चीजों से वाकई में इलेक्शन में या वोटिंग में कोई फर्क पड़ता है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, एक ऐसे चुनाव में जहां पर एक पार्टी जो है वो 400 सीटों की बात कर रही हो, और दूसरी पार्टी पर जो प्रोडिक्शन आ रही हो वो ये है कि पता नहीं 40-45 की बात आ रही हो, वहां पर कम से कम एक पार्टी जो लार्जर पार्टी है उसके सेक्शन को काटने की कोशिश तो हो ही रही है। उसमें प्रभाव अगर थोड़ा भी पड़ता है तो ये भी तो पता लगता है ना कि भाई देखिए, एक नैरेटिव बात के लिए बिल्ड हो जाता है, आप क्या क्लेम कर रहे थे, आप इतना ले जाएंगे, आप नहीं ले जा पाए। तो ये बेसिकली सारी की सारी लड़ाई जो है वो है तो नैरेटिव की ना। आज के जमाने में जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, वो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। असली बात है कि सच जैसा नजर क्या आ रहा है, अपीयरेंस में ज्यादा मैटर कर रही है बजाय कि सब्सटेंस क्या है बात के अंदर। तो वो अपीयरेंस जो है उसको मैनेज करने के लिए आप देखिए मीडिया है, आप उसके लिए देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मीम्स है। तो आप और आज के युग में जहां पर लोग इन चीजों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ने के शौक कम हुए हैं, लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, मगर वो एक मीम देखेंगे, वो एक ट्वीट देखेंगे, और उनके लिए सारा फैक्ट, सारी सच्चाई उतने में ही सीमित होती है। तो ये तो गलत है कि उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आखिर आप ये देखिए ना कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अपना कोई नैरेटिव देने के बजाय ध्रुव राठी के वीडियोस दिखा रही हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना है। बराबर। और इसमें एक चीज और देखने में आई है पिछले कुछ दिनों में, कि जो एक नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की तरफ से अगर बात करें, तो वो भी बहुत जोरों पर वो चीजें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा भी है। आप देखिए कि पिछले दिनों में खासतौर पर एक जो महिला है वहाँ पर जो एक चैनल चलाती हैं, उनकी कोशिश ये है कि आप किसी भी मुद्दे पे बात कर लें, लेकिन वो जैसे कि अभी जो बाइडेन वाला जो किस्सा आया जहाँ पर जेनोफोबिया की बात की गई, और उसको देखिए कि तमाम पाकिस्तानी चैनल्स ने उसको लेकर प्रोग्राम किए हैं, और ये बताने की कोशिश की कि दरअसल भारत में मुसलमान कितना आइसोलेटेड फील कर रहा है और कितनी मुश्किल में है। तो ये तो होती ही है ना, ये नैरेटिव की जो लड़ाई है वो चल रही है। अभी वो कल की ही बात ले लीजिए कि वो जब इस तरह के चैनल जो है वो मुख्तार अंसारी को भारत के मुसलमानों का लीडर बताने लग जाए, या कि ये बताने की कोशिश करें कि तमाम मुस्लिम लीडर्स को, माइनॉरिटी लीडर्स को जेल में डाल दिया गया है, फजूल के केस लगाकर, जैसे चोरी, डकैती, रेप, यानी कि जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको इग्नोर कर दिया जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है। तो वो जो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड हैं उनको ना उनको क्रॉस करने की जरूरत है, ना उसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। बस ये कि मुसलमान है तो उसको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को छूना नहीं चाहिए, इतनी सी बात है। तो वो बेसिकली आइडिया क्या है, ये एक माइनॉरिटी प्लीजिंग का जो वो अपना एजेंडा चला रहे हैं, इसलिए ताकि वो वोट बैंक समहाउ डिवाइड हो जाए। आइडिया तो यही है ना कि समहाउ वोट बैंक डिवाइड हो, और आप सारे को किसी भी हालत में आप टाइमिंग से तो बिल्कुल अलग ना करें ना, कि किस टाइम पर ये सब कुछ किया जा रहा है। ठीक उस वक्त जिस समय आपका थर्ड फेज आ रहा है, यूपी में इलेक्शन होने वाला है, सबको मालूम है कि मुस्लिम वहाँ पर मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा है, तो इम्पैक्ट डालने का इससे अच्छा तरीका और इससे बढ़िया टाइमिंग क्या हो सकती है। सही बात है, एग्जैक्टली। और यूपी जो है वो भारत का बहुत सेंसिटिव स्टेट है और बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेट है।
लोकसभा के पर्सपेक्टिव से 80 सीट्स वहाँ से आती हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स वहाँ से जीती है उसकी पकड़ लोकसभा चुनाव में काफ़ी मजबूत हो जाती है। इफेक्ट होता है इसका, बिल्कुल बराबर बिल्कुल ऐसे ही है, बराबर। और इसी तरीके से जो भी आपने बात बोली, ऑस्ट्रेलिया से भी एक कोशिश की गई कि वहाँ से ये एक बात चलाई गई कि 2 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो कि रॉ एजेंट को उन्होंने लिंक करके किया गया। फिर कनाडा की तरफ से कोशिश की गई, और फिर यूएस की तरफ से भी कुछ ना कुछ कोशिशें की गई, और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ कोशिशें होती रहती आप है। ये देखें ना राहुल, कि जैसे अमेरिका की यही कोशिश कर लीजिए, इतनी भौड़ी कोशिश है वो, इतनी भौड़ी कोशिश है कि अब देखें जो बाइडेन, वो शख्स जो डिमेंशिया का मरीज है, जिसको मंच से और अपनी गाड़ी तक पहुंचने का रास्ता भूल जाता है, वो 2 मिनट में, वो जगह जगह पर उसको गाइड करने के लिए लोग खड़े रहते हैं ताकि वो कहीं का कहीं और ना चला जाए। तो वो आदमी भारत को सिखा के आ रहा है कि बिकॉज ऑफ जीनोफोबिया भारत की इकोनॉमी जो है प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। ये कौन कह रहा है? वो मुल्क कह रहा है जिसकी जीडीपी 2% पे बढ़ रही है, और किस मुल्क को सिखा रहा है जिसकी जीडीपी 8.5% पे बढ़ रही है। अब ये मजाक नहीं तो अपने आप में क्या है? तो क्या कहा जाए। दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलिया को लीजिए कि हमारे डिफेंस का डेटा जो है वो भारत ले रहा है। अब मुझे बताइए, आप बनाते हैं क्या ऐसा डिफेंस में? भाई सबमरीन आप खरीदते हैं, हवाई जहाज फाइटर आप खरीदते हैं, सारा कुछ तो आप खरीदते हैं, तो आपके पास टेक्नोलॉजी तो खुद ही नहीं है। तो जो चीज आपके पास है नहीं उसको हम चुराएंगे क्या? कोई भी क्या चुराएगा? सही बात है। You don't manufacture any defense equipment. We don't buy any defense equipment from you. So why the hell will we steal anything from you? बराबर। और सर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इसमें मैंने थोड़ी सी एक रिसर्च करी थी, और कल मैंने एक ऑस्ट्रेलिया की एक एक्सपर्ट हैं, लेवी नाम है उनका, उनसे मैंने कल शो भी किया था, और स्पेसिफिकली इसी बारे में मैंने उनसे बात करी थी। तो उन्होंने मुझे ABC न्यूज़ और BBC न्यूज़ के रिलेटेड 2 आर्टिकल्स थे जो शेयर किए थे, और उसी के रेफरेंस में बात करी थी। तो ये चीज़ें जो थी ये लगभग 2021 के आसपास की थी, और ये ABC न्यूज़ ने जो थी वो हाईलाइट करी थी। पर इसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बड़ी सेंसिटिविटी के साथ में लेते हुए उन चीज़ों को खारिज कर दिया था। और क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जानती है कि भारत के साथ में उनके टाइज कैसे हैं, भारत एक कितना इम्पोर्टेंट अलाय है उनका, तो उन्होंने ABC न्यूज़ द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए थे उन्हें सिरे से खारिज कर दिया था। तो मतलब खारिज किया, लेकिन उसके बावजूद आखिर कोई तो है जिसने मीडिया में ये खबर अब दोबारा से प्लांट की। एग्जैक्टली। और किस टाइम पर प्लांट की, ऑब्जेक्टिव क्या है? आप देखिए, तो ये मेरा मुद्दा है ना कि आपको इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं जो मिसिंग डॉट्स हैं, जब आप उनको कनेक्ट करेंगे तो आपको पीछे कहानी बनती हुई नजर आती है। बराबर, ये मेरा पॉइंट है। दूसरी तरफ आप कनाडा को देख लीजिए कि कनाडा में भी अब वो जो 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं, 3 इमिग्रेंट्स जो अरेस्ट किए गए हैं इंडियन ओरिजिन के, आप सोचिए वो कौन निकले? वो ड्रग माफिया के निकले। ड्रग माफिया से जुड़े हुए लोग हैं, और उसके क्या और उनके ISI से कनेक्शन है। अब इसका मायने क्या हुए कि बेसिकली कनाडा के अंदर ही तमाम तरह के गैंग्स हैं। बहुत पॉसिबल है उसमें इंडियन गैंग्स भी हों, जो इंडियंस हैं उनके वहाँ गैंग्स हों, जो क्रिमिनल्स हैं वहाँ पे। तो ये तो प्रॉब्लम कनाडा की है ना कि आपने किस किस्म के लोगों को वहाँ एंट्री दे रखी है, किस किस्म के लोगों को वहाँ सिटीजनशिप दे रखी है, किस तरह के इमिग्रेंट्स आपने एक्सेप्ट कर रखे हैं। और अब ये तो भारत सरकार का काम नहीं है ना, क्या यहाँ से कनाडा जाने के लिए कौन लोग अप्लाई करते हैं? ये तो मामला उन सिटीजन्स का और कनाडा के बीच का है। आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को परमिट कर रहा है। अगर आपने क्रिमिनल्स को अपने यहाँ लेकर अडॉप्ट किया है, तो देन प्रॉब्लम इज एंटायरली योर्स। और उसमें फिर अगर वो क्रिमिनल गैंग्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चाहे उसमें कोई निज्जर के खिलाफ गैंग है या कोई और उन्होंने एक दूसरे को मारा है, तो इसमें भारत सरकार कहाँ से आ गई? और आप एक्यूज कर रहे हैं भारत सरकार को। एग्जैक्टली। और इसी के ऊपर जयशंकर साहब ने बड़ा एक अच्छा, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि ना तो आप सबूत देते हो और ना ही जांच करने में सपोर्ट करते हो, और बस आरोप लगा के भाग जाते हो। वो स्कूटर रन वाला किस्सा है ना, वो स्कूटर रन का किस्सा वही लोग करते हैं जिनको बेसिकली सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग की लड़ाई करनी होती है। वो आपके साथ बहस करके किसी नतीजे पर तो पहुंचना ही नहीं चाहते। उनको तो बस आपको, जैसे वो इमरान खान था, तो वो क्या कहता था कि मैं तो आरोप लगा रहा हूं, आप साबित करिए कि आप गलत नहीं है।
सही तो बात है। मतलब सामने वाला आदमी जो है वो काम ना करे, वो सिर्फ आपकी बातों को रिएक्ट करता रहे, वो बातें जो दरअसल पूरी तरह झूठ पे मगनी हो, और जब बात पकड़ी जाए तो आपको तो नहीं मैंने तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी। सही बात है। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने नजम सेठी को लेकर पूरा इलेक्शन कैंपेन चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस आदमी ने मेरे साथ बेईमानी की है एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और सॉरी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और मेरे इतने इलाकों में 36 पंचर यानी कि 36 सीटों पर मेरे साथ घपला किया गया, धांधली की गई है। और जब वो बात उस पर उसको डिफेमेशन का नोटिस आया, कोर्ट में आकर उसने कहा कि ये तो पॉलिटिकल मेरा स्टेटमेंट था, इसका रियलिटी से कोई लेने देना ही नहीं। मीन्स व्हाट, कि आप जुमलेबाजी करो और सामने वाले को का खून पीते रहो, सामने वाला जाके साबित करता रहे नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ये को भाई दरअसल होना तो ये चाहिए ना कि जो आदमी एक्यूज कर रहा है वो अपनी बात को सब्सटेंशिएट करे कि मैं बात क्यों कह रहा हूँ। सही बात पर है। यहाँ जो ये स्कूटर रन वाले होते हैं वो कहते हैं हमने अपनी बात कह दी, आपने बात कही है, तो मतलब सामने वाले को तो खाली बैठा है ना, यही करता रहे, बैठ रिएक्ट करता रहे, दैट इज इट, नैरेटिव बिल्डिंग यही तो है। सर मेरा जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, अभी इलेक्शन फेजेस के हमारे अभी 5 फेज और बचे हैं और 4 जून को उसका रिजल्ट है, तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग और इलेक्शन को इम्पैक्ट करने का जो एक प्रोग्राम जो बाहर से स्टार्ट हुआ है, क्या आपको ये आने वाले 5 फेजेस में कुछ कम होता हुआ दिखता है या फिर ये और स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिवली आगे बढ़ेगा? मुझे लगता है ये और बढ़ेगा, मुझे लगता है ये और बढ़ेगा, और उम्मीद ये कीजिए कि सिर्फ बात नैरेटिव बिल्डिंग ही नहीं, यू नेवर नो कि जो ये फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर्स हैं जब वो ये देखें कि उनका नैरेटिव नहीं बन पा रहा है तो बात कहीं किसी झगड़े दंगे तक भी पहुंच जाए। मतलब बेसिकली आइडिया ये है कि किसी भी केस में सोसाइटी को उस लेवल तक डिस्कॉर्ड डाला जाए सोसाइटी में जहां पर वोट बैंक बटे, जो वोट हैं वो बटे, ताकि जो सत्ताधारी पार्टी है उसका शेयर कम हो। आप ये देखें जब बार बार आज हमको ये बताया जाता है बोथ इन इंडियन मीडिया में जो एलिमेंट्स हैं और जो बाहर कि अल्टीमेटली वोट मिलता है कितना है गवर्नमेंट को, 32%, तो 32% के बेसिस पे आपने आपको मेजोरिटी गवर्नमेंट कैसे कह सकते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि बाकी का जो वोट शेयर है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में बट भी तो रहा है, और जो टोटल नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया में है, अगर आप जो कंटेस्टिंग पार्टीज हैं आप जरा देखिए कितना बड़ा है, तो उसमें अगर तमाम वोट बैंक बट रहा है तो ये कोई रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी वाला तो चक्कर नहीं है कि सिर्फ 2 पार्टी हैं और जो टोटल 100% वोट है वो बटेगा इनमें, ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम जो इलेक्शन है उसमें जो एक पोलराइज्ड किस्म का इलेक्शन होता है हमारे यहाँ पर, तो जाहिर है कि उसमें फिर जो और फिर डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी तो वही होती है ना कि अमंग द मैक्सिमम पोल्ड वोट्स जिस एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को वोटिंग राइट मिलता है, डेमोक्रेसी यही तो है। बराबर। आप प्रोपोर्शनेट पर तो नहीं काम कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल जो कि भाई कितनी किसकी पॉपुलेशन है और कितने किसने उसको वोट दिए ये तो आप नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स एंड दिस इज व्हाट दे शुड लिव विद, यू नो, कि भाई चीजें ऐसे चलती हैं। आप ये देखें ना, अभी 15 दिन नहीं हुए, 15 दिन पहले अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन आके कहता है इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, बराबर। और उसी के 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो उसी कंट्री का प्रेसिडेंट है वो कहता है इंडिया इज जेनोफोबिक। अब इन दोनों चीजों को आप एक साथ लेकर कैसे चलेंगे? सही बात है, दिस इज आवर इज। तो ये बिल्टअप है, मौजूद है, बाकायदा बाहर से कोशिशें हो रही हैं इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की, नैरेटिव बिल्डिंग की, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हमारे यहाँ का जो ये एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव जो है उसको क्रिएट करने की, और फिर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अभी जब चूंकि ये नैरेटिव और ये कोशिशें फेल हो रही हैं तो आप पाएंगे कि दरअसल ये सब एफर्ट्स अभी और किए जाएंगे और ज्यादा बढ़ेंगे। होप फॉर द बेस्ट। एग्जैक्टली, होप फॉर द बेस्ट। हमें सजग रहने की जरूरत है बहुत ज्यादा, हमें सजग रहने की, अलर्ट रहने की भी बहुत जरूरत है कि हम इस किस्म के नैरेटिव के अगेंस्ट अपना न सिर्फ काउंटर नैरेटिव दें बल्कि लोगों को जागरूक रखें कि उससे इससे सावधान रहें, बचें। एग्जैक्टली, और आई एम श्योर ये जो हमारा डिस्कशन था ये एक उसी काउंटर नैरेटिव को एड्रेस करने का एक पार्ट था, और आई एम श्योर इससे लोगों को चीज़ों को समझने में और जो एक फॉल्स नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा है उसको भी जानने समझने में हेल्प होगी। आज आपने आपके समय दिया और इस बारे में बात करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और उम्मीद है फ्यूचर में आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। शुक्रिया।